आज हम बात करेंगे सीटेट सी डीप विजिलाइज 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। हमने इससे पहले पहला प्रैक्टिस सेट बना रखा है, ना देखा हो देख लेना। ये वाली CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 7 जुलाई को एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम प्रीवियस ईयर के पेपर सुबह लेकर आते हैं, उसे देखा कीजिए। प्राइमरी लेवल के और जूनियर लेवल के रात 8 बजे कराते हैं, उसे भी देखा कीजिए। और प्रैक्टिस सेट एक ना देखा हो तो देख लेना है। हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि अपने क्लासरूम की जो अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, अगर उनसे बच्चों में उन सबसे निपटना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें। ये तो नहीं कर सकते, ये बच्चों को अलग थलग कर दे। मैंने आपको कितनी बार बताया कि बच्चों को कभी अलग थलग नहीं करना है। सभी बच्चों को क्या समझना, एक समान समझना है और एक समान समझ कर ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें अलग थलग तो करना नहीं चाहिए। और मानक, ये मानक आ गया है ना, ये भी और नेगेटिव में आएगा, तो मानक तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो कह रहा है कि लोगों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, ये कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक टीचर हैं और अलग अलग डिफरेंट जगह से बच्चे आए हैं और अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं, उनकी विभिन्नताएं अलग अलग है, तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उनका जो दृष्टिकोण होता है उसको महत्व दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा भी कह सकते हैं। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम का पालन करें। बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे कहा था कि टीचर को बच्चों का मित्र बनकर रहना चाहिए, ना कि शत्रु। वो कभी कठोर नियम नहीं अपना सकता, वो उसके लिए सरल नियम अपनाएगा। ठीक है, और ना ही उसको वो अलग करेगा और ना ही इसके लिए वो मानकीकृत करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को क्या दें, महत्व दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है सत्तावादी, ऑप्शन बी है अधिनावकी, ऑप्शन सी है अनुमति परक और ऑप्शन डी है सुविधादाता। ओ गॉड, सीटेट में की हिंदी तो पहले देख लो किस तरह की बुझ जाती है। अधिनावकी, अनुमति परक, आधी तो बच्चों के दिमाग में ही नहीं फंसती है। तो आपको सीटेट की हिंदी है वो अच्छे से पढ़कर जानी है, क्योंकि हिंदी के इसके टर्म जो है वो इंग्लिश में अगर आप अच्छे से हो जाएंगे आपका तो सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार शिक्षक की कैसी भूमिका होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुविधादाता। कैसा होना चाहिए टीचर को, सुविधादाता होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए सुविधादाता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विभिन्न कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के आगमन, ऑप्शन ए है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन बी है का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ऑप्शन सी है के साथ संबंधित नहीं जाननी चाहिए। ऑप्शन डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो बताइए कि जो रिसर्च होती है वो हमें क्या सुझाव देती है। एक विविध कक्षा में आपके जो विद्यार्थी होते हैं उसमें शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है विद्यार्थियों के आगमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बिल्कुल सही बात है। ये अनुसंधान सुझाते हैं हमें कि विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं पर महत्वपूर्ण, विद्यार्थियों के आगमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी ऐसा बच्चा जो कि सुनने में असमर्थ है, यानी उसे सुनाई नहीं देता हो। तो ऑप्शन ए है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। गलत है। ये हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा बच्चा जिसे सुनाई नहीं देता है उसे हम साधारण स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे हमें ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ श्रवण दोष वाले, यानी जैसे बच्चे जिन्हें सुनाई ना देता हो वही बच्चे सिर्फ पढ़ते हो, तो सिर्फ उन्हीं स्कूलों में भेजे, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। हम तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं ना। समावेशी शिक्षा होती क्या है, एक ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जिन्हें श्रवण दोष होता है, किसी को दिखाई नहीं देता सही से, किसी को मतलब पैरों से सही से चल नहीं सकते, तो अलग अलग दोषों वाले बच्चे भी होते हैं और सामान्य बच्चे भी होते हैं। जब दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। उस कक्षा को कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो वहाँ शिक्षा हमें देनी चाहिए, ठीक है, ना कि हमें उन्हें नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो पहला गलत हो गया है। दूसरा कह रहा है कि केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। एक तो केवल लग गया, हटा ही दो। फिर कह रहा है कि
प्राथमिक शिक्षा से उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिलेगा, उसकी स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दे। बिल्कुल गलत है, सब कुछ निगेटिव में ही कह रहा है और बच्चों के लिए इतना निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है जिसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा जाए। कितना प्यारा ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, सीटेट में एक खास बात ये होती है कि कुछ ऑप्शन इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी आपको पता चल जाएगा। यही इतना अच्छा है कि हमें जो नियमित विद्यालय होते हैं, यानी कि ऐसा विद्यालय जब बच्चे विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं, अगर उसमें ही अगर हम बच्चों को उपयुक्त सुविधा देकर और साधन उपलब्ध कराकर उनका जो मतलब जैसे कि उन्हें दिखाई ना दे देता अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही उन्हें सुनने के लिए सुनने वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिसे सुनाई अच्छे से दे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें सुनाई नहीं देता है उनके लिए हम दृश्यात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं और ठीक है आगे बैठा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और अलग अलग डिफरेंट बच्चों की जो एबिलिटीज़ हो, अलग अलग बच्चों में जो दिक्कतें होती हैं उनके हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं, उनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं, तो अच्छे से वो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। अगला कह रहा है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं कर सकेगा। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दिक्कतें होती हैं फिर भी वो अपने में बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। एक जो टीचर है वो अपनी प्राइमरी लेवल का जो क्लासरूम है उसमें अपने अधिगम यानी कि लर्निंग को कैसे बढ़ा सकती है कि वो छोटी छोटी कोई भी छोटा छोटा काम किया उसके लिए क्या कर दे, उपलब्धि के लिए उसे पुरस्कार दे दे। बिल्कुल गलत बात है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें पुरस्कार देते फिरेंगे तो बच्चे तो लालची हो जाएंगे ना, वो तो क्या करेंगे, छोटा सा वर्क भी करेंगे फिर वो क्या लालसा करेंगे कि उन्हें पुरस्कार मिल जाए, तो इसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हील और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल और अभ्यास, हील नहीं ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता प्रोत्साहन देकर। बिल्कुल नहीं, कंपटीशन को तो हमें बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। और चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु में विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित तरीके से। कितना अच्छा है, सबसे अच्छा तो यही हमें मिल गया कि जो उसकी विषय वस्तु है उसको क्या कर दो कि विद्यार्थियों का जो जीवन है उसकी लाइफ है उसके साथ संबंध कर दो। अगर उसके साथ वो संबंधित हो जाएगी तो वो अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन से जो भी कुछ रिलेटेड होता है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी से। आपने कुछ भी देखा होगा कि कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज़ है या कुछ भी जीवन में ऐसा है जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम विद्यार्थियों के जीवन से उसे जोड़ देंगे, संबंध कर देंगे उसके साथ, तो वो उसे अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन ए है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है शारीरिक दंड, ऑप्शन सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और ऑप्शन डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो बताइए इसमें से कौन सा जो विद्यालय की प्रथा का है। शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए हमें, प्रतियोगात्मक कक्षा इसको भी नहीं देना चाहिए, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सही हो जाएगा। देखो, इसने हमसे पूछा है कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, तो अगर लगातार लोगों की तुलना करते रहेंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। वो तो कहेंगे दूसरे के साथ तीसरे की तुलना कर दो, पहले की दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे की पहले से, ऐसे तुलना करेंगे तो उसके अंदर कुछ भी डेवलप नहीं होगा ना दिमाग को, बिल्कुल भी तो ये नहीं कर सकते। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम ऐसी लर्निंग कराएं जो व्यक्ति के लिए हो जरूरी। शारीरिक दंड देने से उनके अंदर क्या होगा, बुद्धि और भी ज़्यादा उनकी घटती चली जाएगी, क्योंकि देखा है आपने किसी बच्चे को प्यार से समझाओ तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, और वहीं उन्हें डांट डपट के सुनाओ ना तो वो बात उन्हें समझ में नहीं आती बच्चों को। तो बेचारे छोटे से बालक होते हैं ना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, ना ही प्रतियोगिता कक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हो जाए उसके लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जन्म पूर्व का समय। कितनी गलत बात है, बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया उससे पहले ही भाषा की उसे डेवलपमेंट करवा दो अच्छे से, तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है मध्य बचपन का समय। तीसरा है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाए ना, तब उसके अंदर कैसे वो संवेदनशील बन पाएगा। चौथा कह रहा है कि प्रारंभिक
प्रारंभिक बचपन का समय, संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय सबसे सही होता है। प्रारंभिक बचपन में जो बच्चे होते हैं वो भाषा को डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं, भाषा का विकास उनमें हो सकता है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। एक जो 6 वर्ष की लड़की है वो क्या करती है कि खेल कूद में बहुत ही अच्छा कर रही है, उसके माता पिता हैं दोनों खिलाड़ी हैं और उसे भी क्या दे रहे हैं, नित्य यानी कि जो डांस वगैरह है उसको प्रशिक्षण करने के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच में परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो क्या क्षमता किसकी अधिक है? तो ऑप्शन ए है आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन बी है वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी हमारा है अनुशासन और पौष्टिकता। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। जो लड़की है आपने देखा है कि वो उसके माता पिता क्या हैं, खिलाड़ी हैं और उसको डांस करने के लिए भेजते हैं, तो ये तो आनुवंशिकता से उसे मिला होगा कि उसके जो खिलाड़ी हैं तो उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई होंगी, ऐसी चीज़ें उसके अंदर भी डेवलप हुई होंगी और पर्यावरण के साथ वो डांस वगैरह करना भी सीख जाएगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी है परिवार और रिश्तेदार। तो समाजीकरण के गुण वाहक कौन कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय यानी कि हमारा जो स्कूल होता है, पास पड़ोस होते हैं वो हमारे समाजीकरण सोशलाइजेशन के कैसे वाहक हो सकते हैं? गुण वाहक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण ऑप्शन ए है संतुलन है, ऑप्शन बी है सामाजिक अन्योन्यक्रिया है, ऑप्शन सी है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन है और ऑप्शन डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्यक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसका मूल कारण सामाजिक अन्योन्यक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉरेंस कोहलवर्थ से भी। तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लेव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन लेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें हम जीन पियाजे के सिर्फ क्वेश्चन लेंगे और एक प्रैक्टिस सेट में सिर्फ लॉरेंस कोहलवर्थ के। इसके अतिरिक्त जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर बार प्रैक्टिस सेट पूछे गए हैं, हर बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसका भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम में, जिससे आप बेटर कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और ऑप्शन डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार जो लर्निंग होती है उसके लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनमें संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती हैं। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो मैंने आपसे कहा था कि जीन पियाजे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है कि समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में और ऑप्शन डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, जो हमारे जीन पियाजे थे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी, दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी, तीसरी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी और चौथी थी आमूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 या उससे अधिक थी। ये चारों याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसके द्वारा क्या है कि जो निजी विद्यालय होते हैं यानी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होते हैं कि कुछ सीटें होती हैं उसमें दाखिले का क्या होता है प्रावधान होता है। तो इन छात्रों के समावेशन के लिए एक शिक्षा शास्त्र के कौन सी तरीके अपनाने चाहिए शिक्षक को, तो हमारा ऑप्शन भेदभावात्मक डिस्क्रिमिनेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले ही आपने कह दिया कि भेदभाव करो बच्चों के साथ, जो अलग हैं जो अलग पृष्ठभूमि से हैं उनके साथ अलग बात व्यवहार करो, जो अलग पृष्ठभूमि से हैं उनके साथ अलग करो, नहीं सबके साथ अलग अलग व्यवहार, ये तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है अलगावात्मक यानी कि सेग्रेगेशन, ये भी नहीं करना चाहिए, बच्चों का अलग थलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा है साम्यता पर आधारित इक्वालिटी, हाँ ये कर सकते हैं आप, समानता पर आधारित ऑप्शन सी सही है। समानता पर आधारित इक्वालिटी ये भी नहीं, सी आंसर हमारा ऑप्शन सी ही हो जाएगा, साम्यता पर आधारित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन ए है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होगा तो निगेटिव तो होगा ही नहीं, गलत है हटा दो, पैसिव नहीं एक्टिव होना चाहिए। दूसरा है कि बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। क्यों नहीं होती, बच्चों के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, हमें बच्चों की कैपेसिटी को बाहर निकालने का एक टीचर का दायित्व होता है। तीसरा है कि बच्चे रट्टे के मार सीखते हैं, ये भी गलत है। रट्टा नहीं मरवाना है बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है और टीचर का कर्तव्य यही होता है कि वो रट्टा ना मरवाए और बच्चों के अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर निकाले। बच्चों में क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। और निष्क्रिय नहीं सक्रिय होते हैं, तो ये सब गलत है, निगेटिव में जाएंगे। पॉजिटिव में सिर्फ एक है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कितना अच्छा है कि होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जो ज्ञान होता है उसके निर्माण में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूरत संज्ञानात्मक अवस्था चरण के समरूप है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 साल, ऑप्शन बी है 2 से 7 साल, ऑप्शन सी है 7 से 11 साल, ऑप्शन डी है 11 साल के ऊपर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 दी थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 साल तक थी, दूसरी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल तक थी, तीसरी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल तक थी, और चौथी थी आमूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल के ऊपर तक थी। तो चारों बताई थी ना, तो पूछ रहा है कि मूरत कौन सी थी, मूरत वाली तो तीसरी थी ना, तो ये कब से कब तक होगी, 7 से 11 साल तक होगी। ऐसे ही आपसे पूछे कि संवेदीगामक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो कब से कब तक थी, तो जन्म से 2 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक थी, तो 2 से 7 साल तक। मूरत वाली 7 से 11 है और अमूरत वाली 17 साल से ऊपर है, 11 से 18 से ऊपर तक है। तो हमसे पूछा है मूरत संक्रियात्मक, सही हो जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सीटेट के प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रैक्टिस सेट है सीडीपी का, जो आप प्राइमरी और जूनियर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों को मैंने लेकर एक साथ चले हैं, तो दोनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस है आपका, काफ़ी सिलेबस आपका समान है। तो ये है सीडीपी का सेकंड प्रैक्टिस सेट, पहले हमने करा दिया है। प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो देख लीजिए, हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। इस तरह से आपके कई सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, इसके अंदर हिंदी, ईबीएस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सबके भी क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। प्राइमरी लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे प्रीवियस ईयर के पेपर देखा कीजिए, और जूनियर लेवल के कर रहे हैं तैयारी तो रात के 8 बजे प्रीवियस ईयर के पेपर देखा कीजिए। साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।